नमस्ते दोस्तों, मार्केटमैन की क्लास फिफ्थ में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक असेंशियल रेशियो जो स्टॉक मार्केट के किसी भी स्टॉक के एनालिसिस के लिए जो आपको इंपॉर्टेंट रेशियो देखना है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की बात और डिस्कस आज के वीडियो में करेंगे। दोस्तों, एक बात को ध्यान रखिए कि वीडियो को एंड तक देखिए ताकि स्टॉक मार्केट के बेसिक फंडामेंटल्स का आपको पूरा नॉलेज मिले। उसके बाद जैसे ही हम आगे की एडवांस क्लासेस जो आपके लिए एंड तक फ्री में रहने वाली है उनको लाते जाएंगे, जैसे आपको डिटेल में स्टॉक एनालिसिस समझ में आएगा और एक खुद अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर पाएंगे। मेरी आपसे यही एक्सपेक्टेशन है कि आप क्लासेस को पूरा प्यार देंगे और एंड तक देखेंगे ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। और आज का इंपॉर्टेंट रेशियो हम जो एनालिसिस कर रहे हैं वो है पेग रेशियो। पेग रेशियो एक्चुअली होता क्या है? पीईजी पेग रेशियो, यहाँ पे पीई का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग एंड जी का मतलब होता है ग्रोथ। तो जब आप ग्रोथ को पीई से डिवाइड करते हैं, इट मींस कि कंपनी की जो ग्रोथ वैल्यू है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, उसको उसकी पीई से डिवाइड करते हैं, तो आपको यहां पता चलता है कि आपको पेग रेशियो मिलता है। पेग रेशियो ये कि कंपनी अपनी ग्रोथ के कंपेयर में जब आप कंपनी का पीई प्राइस टू अर्निंग रेशियो नोमिनेटर में और उसकी ग्रोथ को डिनोमिनेटर में रखते हैं, तो इसका वैल्यू एक के लमसम, एक के पास और एक के आसपास होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली एक से कम या एक के आसपास होना चाहिए लेकिन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये डिसाइड करता है पेग रेशियो। अब कंपनी का प्रॉफिट का मतलब, जब भी पेग रेशियो एक के अंदर है या एक है, तो इसका मतलब ये माना जाता है कि कंपनी फेयरली वैल्यूड है या फेयरली अंडर वैल्यूड है। आप इस कंपनी में फर्दर एनालिसिस के लिए या रिसर्च करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट और रेशियोज को देख सकते हैं। जब भी आप पेग रेशियो को एनालिसिस करें और आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो, तो आप कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ, पीई को प्रॉफिट ग्रोथ से डिवाइड करें और उसके पेग रेशियो का एनालिसिस करें। इससे आपको ये पता चलता है कि आप कंपनी के जो उसकी फेयर प्राइस है उसका कितना गुना पैसा कंपनी को दे रहे हैं। सपोज यहाँ पे अपन एक कंपनी है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, यहाँ कंपनी है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, इसका पीई रेशियो 100 का है, इसका प्रॉफिट ग्रोथ 7.26 का है। सो जब पीई को प्रॉफिट ग्रोथ से डिवाइड करते हैं तो हमें इससे ये पता चलता है कि हम कंपनी की जो आज की वैल्यू इसका कितना गुना पैसा दे रहे हैं। कुछ कंपनीज में पीई रेशियो कितना वैल्यू, दोस्तों पीई पेग रेशियो, दोस्तों पेग रेशियो ये बताता है कि कंपनी का पीई है वो उसके प्रॉफिट ग्रोथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पेग रेशियो का जब हम पेग रेशियो निकालते हैं तो पेग रेशियो निकालने के लिए यहाँ ये टिकर में आपको डायरेक्टली दिया गया नहीं है, यहाँ पे ये डायरेक्टली टिकर में दिया गया नहीं है पेग रेशियो, बट जब आप पेग रेशियो निकालते हैं तो पीई को ग्रोथ से डिवाइड करते हैं ना, तो आपको पेग रेशियो प्राप्त होता है। सो पेग रेशियो एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस है किसी भी स्टॉक के फंडामेंटल्स को देखने के लिए, ताकि आपको ये पता चले कि आप उस स्टॉक का कितना गुना पैसा उस शेयर को बाय करने के लिए पे कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट है कि पेग रेशियो एक से कम होना चाहिए, एक से कम और एक हो तो बेटर है, बट एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ये पता चलता है कि कंपनी फेयरली वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। कंपनी का पेग रेशियो एक और एक से अंदर है तो इट मींस ये वेरीफाई हमारे सेंटीमेंट में हो जाएगा कि कंपनी फेयरली वैल्यूड है और इस कंपनी में हम इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। एक बात इंपॉर्टेंट है कि पेग रेशियो सारी कंपनीज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये उन्हीं कंपनीज के लिए इंपॉर्टेंट है पेग रेशियो का वैल्यूएशन, जैसे एफएमसीजी कंपनी है, कुछ आईटी कंपनी है और फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इन कंपनीज के एनालिसिस में पेग रेशियो को आपको देखना बहुत आवश्यक है, या आपको पेग रेशियो का कैलकुलेशन करना आवश्यक है। जब भी आप पेग रेशियो का कैलकुलेशन करें तो आप 3 ईयर और 5 ईयर के टाइम फ्रेम पे ही करें। आप 1 साल के पेग रेशियो से या 2 साल के पेग रेशियो से इसको डिसाइड नहीं कर सकते कि आप ये कंपनी फेयरली वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, या फिर ये आपके लिए सही है या नहीं है। तो आप रेशियोज पे जाएंगे, या प्रॉफिट ग्रोथ आपको ये 5 साल का प्रॉफिट, आपको 1 साल का, 3 साल का और 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ मिलेगा। यहाँ आप जब इन 5 साल के प्रॉफिट ग्रोथ को उसके पीई से डिवाइड करेंगे, आपको पीई भी 5 साल का मिल जाएगा। ऊपर कैलकुलेशन पीई के भी दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको 5 साल का पीई कैलकुलेशन भी, पीई चार्ट भी दिया हुआ है। सो आप पीई के कैलकुलेशन को जब ग्रोथ से डिवाइड करेंगे तो आपको पेग रेशियो मिल जाएगा। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि आप कम से कम 3 साल और 5 साल के लिए ही कंपनी के पेग रेशियो को एनालिसिस करें और उसको माने, ताकि इससे आपको ये पता चलता है कि कंपनी कितना ग्रो कर रही है पिछले 5 सालों में, पिछले 3 सालों में, और अभी करंटली कंपनी का कितना ग्रोथ है और उसकी ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट में उसका पीई कितना है, या आप उस कंपनी की प्राइस का कितना गुना पैसा
पे कर रहे हैं। नेक्स्ट हम जिस इंपॉर्टेंट रेशियो की बात कर रहे हैं वो है प्राइस टू कैश फ्लो। एक्चुअली प्राइस टू कैश फ्लो क्या होता है, पहले मैं इसको आपको बेसिक मीनिंग बता दूं कि प्राइस टू कैश फ्लो है क्या। दूसरा हम इंपॉर्टेंट कैश पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट जो हमारा पैरामीटर्स है वो है प्राइस टू कैश फ्लो। इट मीन्स ये होता है कि कंपनी अपने कैश को या कंपनी अपने प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट कर पा रही है, अपने प्राइस को कैश में कन्वर्ट कर पा रही है, और कंपनी अपने बिजनेस का कितना पैसा कैश में ला पा रही है। सो इस रेशियो को प्राइस के साथ कंपेयर करते हैं, और इस रेशियो का जब वैल्यूएशन या फिर इसकी कैलकुलेशन की जाती है तो प्राइस टू कैश फ्लो को प्राइस के साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कैलकुलेट किया जाता है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है प्राइस टू कैश फ्लो। प्राइस टू कैश फ्लो इट मींस ये है कि कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को जब अपन प्राइस से कंपेयर करते हैं तो ये पता चलता है कि कंपनी अपने बिजनेस का कितना पैसा कैश में कन्वर्ट कर पा रही है या अपने प्रॉफिट को कितना कैश में कन्वर्ट कर पा रही है। हमने कुछ पॉइंट पहले भी देखे थे, कंपनी कितना पैसा अपने बिजनेस का प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पा रही है। तो हमने कुछ एक ईपीएस का ऊपर डिस्कस किया था, तो हमने अर्निंग पर शेयर देखा था, तो हमने इसका पीई से कंपेयर किया था। तो अर्निंग पर शेयर के हिसाब से जो आज की शेयर प्राइस है उसका 11 गुना, इट मीन जब पीई को अर्निंग पर शेयर से अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी प्राइस हमें मिलती है, तो 11 गुना पैसा दे रहे हैं। लेकिन जब कंपनी, ऐसी कंपनी जिनमें कैश फ्लो को देखना और कैश फ्लो जो कंपनी का रियल वैल्यू बताता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट कर पा रही है या नहीं, इस कंडीशन में हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो को कंपनी के रेशियोज में हम देखेंगे कि कंपनी का जो जो कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो है उसको जब हम ईपीएस से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये अराउंड के अप्रोक्स आता है। इट मींस ये होता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट को, ये हुआ कि कंपनी अपने प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट कर पा रही है। जब इसके ऑपरेटिंग कैश फ्लो की देखते हैं तो यहाँ पे ये 102.35 है। एक बात इंपॉर्टेंट है कि जितना कैश फ्लो कम है उतना कंपनी के लिए अच्छा होगा, कि प्राइस टू कैश फ्लो कंपनी का अगर कम है तो ये बेटर है कि कंपनी एक इन्वेस्ट करने के लायक कंपनी है। सो आप इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखें। कंपनी का कैश फ्लो बहुत हाई, प्राइस टू कैश फ्लो हाई होता है, लेकिन जिन कंपनी का प्राइस टू कैश फ्लो कम है उन्हीं कंपनी पे फर्दर एनालिसिस के बारे में सोचें, इसका और रिसर्च करें। और आपको ऊपर हिंट, प्राइस टू कैश फ्लो इसके पीयर के कंपेयर में लो हो और ये जितना कम हो उतना कंपनी के लिए बेटर होता है कि कंपनी अपने अर्निंग को या अपने प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट कर पा रही है। सो हमने दो इंपॉर्टेंट रेशियो अभी डिस्कस कर लिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। हमें इनको बहुत डीपली जाके नहीं रिसर्च करना है, क्योंकि हमें बेसिक फंडामेंटल्स का नॉलेज होना आवश्यक है। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रेजेंटेशन, सो आप इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को यहाँ आप कंपनी के प्रेजेंटेशन में जाके देख सकते हैं। यहाँ आप ऊपर के टॉगल में इन्वेस्टर टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको एनुअल रिपोर्ट, रेटिंग, रिसर्च एंड कंपनी प्रेजेंटेशन मिल जाएगा। यहाँ पे कंपनी का जो प्रेजेंटेशन है वो अभी इस साल अपन डिस्कस कर रहे हैं, इनका क्वार्टर टू FY24 का प्रेजेंटेशन आ गया है। तो अपन फाइनल इनके प्रेजेंटेशन को देखते हैं कि कंपनी के फ्यूचर में क्या प्लान है, कंपनी किन प्रोडक्ट्स पे सबसे ज्यादा काम करती है, कंपनी के क्या प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहे हैं, किस पे सेल्स सबसे ज्यादा है। सो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को हम देखते हैं। प्रेजेंटेशन से आपको पता चलता है कि आप जब अलग अलग कंपनी को देखते हैं तो अलग अलग कंपनी अपने क्या क्या बिजनेस करती है, अपने क्या क्या प्रोडक्ट मार्केट में लाती है, और वो प्रोडक्ट आप यूज करते हैं या नहीं, आपके लिए अच्छे प्रोडक्ट है या नहीं, आप ये सारा देख सकते हैं। तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का हम इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखते हैं। तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में ये सारे प्रोडक्ट है जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में, टाटा साल्ट, टाटा टी, टेटली, ये टाटा संपन्न और हिमालयन वाटर, ये सारी ये टाटा के बहुत सारे वैरायटी के प्रोडक्ट है। सो आप टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आप अपनी कंपनी को ऐसी एनालाइज कर सकते हैं, आप ऐसी कंपनीज को देख सकते हैं जिनके प्रोडक्ट आप भी यूज करते हैं, जिनका रेगुलर बिजनेस भी है, जिनको रिटर्नेबल कस्टमर भी मिल रहे हैं, और जो जिनका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत लंबा है, जो अपने मार्केट में प्रोडक्ट को रेगुलर सेल कर पा रहे हैं। क्योंकि सारे रेशियो को देखने के बाद भी आपको यही चीज देखनी है एंड में कि कंपनी कैसे चल रही है, कंपनी के पास रेगुलर कस्टमर है, कंपनी अपने कस्टमर को रिटेन कर पा रही है, इट मीन की कंपनी पे कस्टमर वापस आके रेगुलर उसके सामान परचेस कर रहे हैं या नहीं, ये सारे पॉइंट देखने बहुत आवश्यक है। सो आप इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में ये सारी चीजें देख सकते हैं कि कंपनी क्या चीज बनाती है और आपको उस चीज पे, उस प्रोडक्ट पे कितना ट्रस्ट है। तो उस प्रोडक्ट के ट्रस्ट से आपको ये पता चलता है कि आपको कंपनी की वैल्यूएशन पे और कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ पे क्या कितना ट्रस्ट है, क्योंकि इससे
आपको ये पता चल जाएगा कि आप जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं उसकी फ्यूचर ग्रोथ पे आपको भरोसा है, आपको विश्वास है या नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं, आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन करीबन 50 पेज का है, लेकिन मैं आपको कुछ पॉइंट्स स्पेशल प्रेजेंटेशन में की कमोडिटीज मूवमेंट में आपको ये टाटा टी सबसे ऊपर दिख रहा है, टाटा कॉफी, इट मींस ये कॉफी और टी का सबसे ज्यादा सेल्स करते हैं। और ये कंपनी कौन कौन से कॉन्टेक्स्ट में कहाँ का काम करती है, किन किन कंट्रीज में इनका बिजनेस है, जैसे यूएस में है, यूके में है, कनाडा में है और इंडिया में है। सो ये अपने सेल्स को कहाँ कहाँ तक बढ़ा रही है और कहाँ कहाँ तक ले जा रही है, ये सारा आपको यहाँ प्रोस्पेक्ट दिखेगा इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में हम और भी चीजें देखना, कैसे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को एनालिसिस करते हैं, क्या क्या चीज देखनी आवश्यक है, वो सारे भी अपन आगे वीडियो में देखेंगे। जब हम किसी स्टॉक का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे या स्टॉक के एनालिसिस देखेंगे, तब हम इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को कैसे पढ़ते हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, कंपनी क्या क्या बताती है हमें, कि वो क्या प्रोडक्ट बनाती है, क्या क्या उसके प्रोडक्ट बिक रहे हैं, क्या उसके नए प्लान है प्रोडक्ट लाने के, ये सारे हम इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं। नेक्स्ट हमें जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर देखना है वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगेन हमने एक बार होल्डिंग्स देखी थी, कंपनी के शेयर होल्डिंग्स कितनी है और कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया है। लेकिन आज फिर एक पॉइंट देखते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न को और डीपली आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, कंपनी का शेयर होल्डिंग या प्रमोटर होल्डिंग कम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को हमें देखना जरूरी है। जैसे हम टाटा कंज्यूमर की ही करते हैं, तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में इसके प्रमोटर की होल्डिंग 34% है, बट इसके अलावा इसमें एफ की अच्छी खासी होल्डिंग है 25% की, और डीआईएस की अच्छी होल्डिंग है। अब प्रमोटर में और शेयर होल्डिंग पैटर्न से हमें ये पता चलता है कि इस कंपनी पे जो अच्छे इन्वेस्टर है, जिनको बहुत अच्छा नॉलेज है, जो लोग अपने पूरे पोर्टफोलियो फंड के साथ या अपनी पूरी कंपनी के साथ या किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले जिनको डीप रिसर्च, डीप नॉलेज है, जिनका बहुत अच्छा अपना बैकग्राउंड है, वो लोग इस कंपनी पे ट्रस्ट करते हैं या नहीं, और वो लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखे हैं या नहीं, इससे पता चलता है कि कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे कैसा ट्रस्ट हमें बन सकता है, हम कर सकते हैं। दूसरा, कि अगर प्रमोटर की होल्डिंग कम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये देखना है कि प्रमोटर की होल्डिंग समय के साथ बढ़ रही है या नहीं। सो आप यहाँ पे देखेंगे कि पहले कंपनी की प्रमोटर की होल्डिंग कम थी, 34.72 थी, उसके बाद प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी कम हुई है, उसके बाद भी प्रमोटर की होल्डिंग कम हुई है, उसके बाद भी प्रमोटर की होल्डिंग कम हुई है। कुछ कंपनीज में गवर्नमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि आप एक फिक्स क्राइटेरिया तक ही प्रमोटर होल्डिंग रख सकते हैं। सो ये रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट के बाउंड अप में होते हैं, तो अपन इनको नेग्लिजेट नहीं कर सकते। बट हमें इसके अलावा ये देखना है कि एफ पब्लिक और डीआईएस की प्रमोटर होल्डिंग कैसी है और ये अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं या नहीं। हम इजीली प्रमोटर होल्डिंग को मैं एक वेबसाइट आपको लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में नीचे इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, सो आप इस वेबसाइट से भी जा सकते देख सकते हैं कि ठीक है, कंपनी के प्रमोटर्स की इसमें होल्डिंग नहीं है, लेकिन जो एफ और डी है इनकी इसमें रेगुलर होल्डिंग बढ़ रही है, कम हो रही है। तो आप देखेंगे ये trendline.com जो वेबसाइट है उस पर अपन जाते हैं और यहाँ पे अपन देखेंगे कि सितंबर क्वार्टर, अपन पहले का डेटा देखते हैं। दिसंबर 2022 में म्यूचुअल फंड का होल्डिंग था वो 5.71% था, उसके बाद 2000 मार्च 2000 में 72 हो गया, जून 2023 में 6.1 हुआ, और सितंबर 2023 में म्यूचुअल फंड का होल्डिंग 7% तक बढ़ा। इट मीन्स कि अभी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में म्यूचुअल फंड इंटरेस्टेड है और इसमें अपनी होल्डिंग रेगुलर बढ़ा रहे हैं। उसके अलावा दूसरा फिगर है यहाँ पे एफ की होल्डिंग, तो यहाँ पे आप एफ की होल्डिंग भी देख सकते हैं। सितंबर 2021 में एफ की होल्डिंग 26% का था, उसके बाद दिसंबर 2022 में ये एफ होल्डिंग फिक्स रहा, और लास्ट में सितंबर 2023 में भी एफ का होल्डिंग थोड़ा कम हुआ है, बट इसमें म्यूचुअल फंड का ट्रस्ट कंटिन्यू बढ़ रहा है। इट मीन्स ये हुआ कि म्यूचुअल फंड का ट्रस्ट बढ़ रहा, मतलब इसमें होल्डिंग्स बढ़ रही है और कंपनी इन्वेस्ट करने के फर्दर रिसर्च के लायक है। जो आगे और कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे, आप सारे पैरामीटर्स जो हमने पहले देख लिए हैं, पहले पढ़ लिए हैं, उन सारे पैरामीटर्स को देखेंगे और उसके बाद आप डिसाइड करेंगे इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। अगले कुछ पॉइंट और डिस्कस करते हैं, इसके बाद हम आगे और एनालिसिस जो देखेंगे वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में रहेंगे। अगला हमारा पॉइंट है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये बताता है
कि कंपनी समय पे अपने जो कर्जे हैं या अपना जो डेट है उसका इंटरेस्ट पे कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। और अगर ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हाई है, इसका मतलब ये होता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट का इतना परसेंटेज या इतना गुना पैसा कमा पा रही है। इट मीन कि कंपनी जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो 44.17% है। सो कंपनी अपने शेयर का 44 गुना पैसा या अपने इंटरेस्ट का 44 गुना पैसा बना पा रही है। ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमें शो करता है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जितना हाई हो इतना ये अच्छी बात है। इससे ये भी पता चलता है कि कंपनी के पास कैश है। किसी बुरी परिस्थिति में या खराब समय में अगर कंपनी से जो डेप्टर है या जिस बैंक ने उनको डेट दे रखा है, जिस कंपनी ने कर्जा ले रखा है, अगर वो किसी सिचुएशन में वापस कंपनी से पैसा मांगते हैं तो इस सिचुएशन में कंपनी उस समय उनका पैसा तुरंत रिटर्न कर सकती है। ये हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से पता चलता है ताकि कंपनी पे कोई एक्स्ट्रा बर्डन ना आए और कंपनी अपने प्रॉफिट का और प्रॉफिट कमा के और इंटरेस्ट को कवर कर पा रही है और अपने इंटरेस्ट का 44 गुना प्रॉफिट कर पा रही है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी इंटरेस्ट को भी रीपे इजीली कर पा रही है। इस कंपनी में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से हमें ये दिख रहा है क्योंकि इनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 44.17 है। सो ये एक बेटर है। जितना हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बेटर है। आप हिंट बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। It determines how easily company can pay interest on its outstanding debt. Generally, the higher the ratio, better it is. It means कि जितना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हायर है उतना कंपनी के लिए बेटर है। और मैं बता दूं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जितना ज्यादा है उतना अच्छा है, बट बेसिकली ये 5 से तो कम से कम 5 से ज्यादा होना चाहिए ताकि कंपनी अपने प्रॉफिट का 5 गुना या अपने इंटरेस्ट का 5 गुना पैसा बना पा रही है और अपने इंटरेस्ट को आसानी से कवर कर पा रही है। इससे ये हमें पता चलता है। अगला हमारा पॉइंट है जिसपे हम डिस्कस करते हैं। अगर कोई शॉर्ट टर्म कंपनी को किसी भी समय कोई पैसे की जरूरत पड़ गई और कंपनी कोई शॉर्ट टर्म लोन या डेट लेती है या कोई शॉर्ट टर्म कर्जा लेती है तो उस कर्जे को कितना जल्दी सेटल कर पाती है, कंपनी के पास उस कर्जे को सेटल करने के लिए कैश है या नहीं, ये हम क्विक रेशियो से देख सकते हैं। और क्विक रेशियो का बेसिक जो क्राइटेरिया है हमें वेरीफाई करने का वो है कि क्विक रेशियो कम से कम 1 और 1.5 से ज्यादा होना चाहिए और क्विक रेशियो जितना ज्यादा है उतना कंपनी के लिए बेटर है। अपना टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। आपको ये सारे रेशियोज अच्छे से समझ में आए होंगे, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ। तो अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट पे नीचे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको उस टॉपिक से रिगार्डिंग एक शॉर्ट वीडियो और लेके आऊं और आप ताकि वो आपको वो टॉपिक पूरी तरह से समझ में आए। और मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को रिवाइज कर करके अच्छे से देखेंगे ताकि आपको सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।